तो इस तरह की स्टार्टिंग हमको करनी पड़ेगी क्लाइंट को। काउंटर के वक्त जाते वक्त अपॉइंटमेंट्स के ध्यान देना पड़ेगा कि अपॉइंटमेंट है या वॉकिंग क्लाइंट है, तो वो वहां पर ही अपने को डिस्टेंस बना के रखना है कि आपको रिसेप्शन और क्लाइंट के बीच में जो गेप बना के रखना है। और सेकंड चीज जो है, सैलून के अंदर जब एंटर करते वक्त सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अपने आपके जो क्लाइंट करने से पहले ही आपका जो चेयर है उसको पहले से ही आप रैप करके रख दीजिए। किसी आप प्रीमियम रैक से आप रैप कर सकते हो। उससे क्या रहता है, क्लाइंट को ऐसा लगता है कि उसके लिए रीओपन कर रहे हैं हम। जहाँ पे प्रीमियम सैलून पे हम एक अफोर्ड कर सकते हैं कि जहाँ पे हम क्लाइंट से सर चार्ज करेंगे, तो वहां पर आप ऐसा कर सकते हो कि क्लाइंट के लिए आप न्यू पैकिंग करके जो ओपन करके करते हैं, तो तब वैसा कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आप चीजें जो डिस्पोजेबल आप शीट यूज कर सकते हैं, एप्रन यूज कर सकते हैं, मास्क आप लगा सकते हो डिस्पोजेबल, बट सीजर कोम डिस्पोजेबल नहीं होता है, तो उसको हर बार आपको सैनिटाइज करना जरूरी है। और सैनिटाइज करने के लिए आपको 20-25 मिनट्स हमको चाहिए मेटल चीज को। अगर हम सैनिटाइज कर रहे हैं तो मैक्सिमम 20 मिनट्स लगते ही हैं उसको सैनिटाइज करने के लिए, जो यूवी रेस से हम करते हैं। सो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको कुछ एक सीजर का सेट आपको रखना पड़ेगा। 2 से 3 सीजर का या 4 सीजर का आपको एक सेट बना के रखना पड़ेगा। एक ऐसा बॉक्स आप तैयार कीजिए जिसके अंदर आपका टूल्स आपके रखे हुए हैं और वो एक पैक रहे कि दिन में आप कितने क्लाइंट कर रहे हैं, 4-5 सब के लिए आप एक टूल किट बना के रख सकते हैं। जहाँ जो आपके क्लाइंट के सामने आप ओपन करेंगे तो क्लाइंट को भी एक वो हाइजीन फील होगा और वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है। तो खास करके सैलून पे, जो स्मॉल सैलून पे आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम जब क्लाइंट से पेमेंट लेते हैं तो आप जो करेंसी है उस करेंसी को तुरंत अपने पॉकेट में ना डालें, ना ही उस ड्रॉज में डालें। अगर आपके पास में कैश काउंटर है तो वहां पे 2 ड्रॉज रखना चाहिए, जिसके अंदर एक में इनकमिंग में आउटगोइंग, जिससे कि आपको एक में आप जो सेल का पैसा है उसके अंदर डालोगे और एक अंदर जिसके अंदर आप चीज अगर आप दे रहे हो तो वो दूसरा होना चाहिए। तो रात में आप चाहिए, शाम में आपको जब लगता है तब आप उसको सैनिटाइज करके तब आप उसको रीयूज में लाइए और कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट डे ही आप उसको, सेकंड डे, थर्ड डे ही आप उस मनी को यूज में लेकर आए। सो नेक्स्ट हम लोग आई थिंक ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा, क्योंकि जो लोग हम लोग कह सकते हैं सैलून अपग्रेड हो जाएंगे, लेकिन जो कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो अभी भी कैश उसके ऊपर चल रहे हैं, जहाँ पे मुश्किल हो जाता है मैनेज करना पेटीएम या फिर ई ट्रांजैक्शंस, तो उसके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है आई गेस। आप बोलना चाहेंगे नेहा जी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स इसको लेके? सैलून सेटअप पे आई थिंक मैक्सिमम पॉइंट्स हमने कवर डेफिनेटली कर दिए हैं इन टर्म्स ऑफ कि हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है। कुछ चीजें बस ये बोलना चाहूंगी जो बहुत बेसिक है कि बड़े सैलून्स हैं या छोटे सैलून्स हैं, हम डेफिनेटली जैसे ही एंटर करते हैं एक लॉबी, छोटा सा एरिया जहां हम मैगजीन्स और बुक्स रखते हैं, वो हम अवॉइड करें फिलहाल कुछ टाइम तक रखना। एंड ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि हमें सैनिटाइजर्स हर जगह रखने हैं। एक चीज मैं जरूर बोलूंगी, प्रोडक्ट्स डिस्प्ले जहां हमारे हैं एंड जहां हमारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं वहां आप एक कम्युनिकेटर जरूर लगा के रखिए कि आप इस प्रोडक्ट को टच ना करिए। आपको कोई भी प्रोडक्ट देखना है तो आप सैलून के किसी ऑफिशियल को बुलाइए और उनको उनकी हेल्प लीजिए, उनकी असिस्टेंस लीजिए वो प्रोडक्ट देखने के लिए, सो दैट कहीं भी हम किसी चीज को अननेसेसरली हाथ नहीं लगा रहे एंड विच कैन क्रिएट कंटामिनेशन एंड उससे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। रही बात नेल्स, क्या मैं कुछ बोलना चाहूंगी छोटा सा, क्योंकि नेल टेबल्स ऐसी होती हैं जिसमें एक ही टेबल पे 2-2, 3-3 लोग बैठे हुए हैं और नेल्स टेबल आपस में बहुत ज्यादा चिपकी हुई रहती है, डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं रहता है। उस चीज को थोड़े टाइम के लिए आप अवॉइड करिए एंड एक नेल टेबल पे फिलहाल आप एक ही क्लाइंट को बिठाइए, अपॉइंटमेंट से बिठाइए, ताकि वो चीज, हम उस चीज का भी ध्यान रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जो आई थिंक मीडियम सैलून या फिर प्रीमियम सैलून, हर सैलून के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, जो है फिक्स्ड कॉस्ट जो सैलून की है, जो कि अभी कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया जिससे हो सकता है हमको रिलीफ मिले आगे चल के। पर अभी हम लोगों का आगे जो फिक्स कॉस्ट रहेगा उस पे हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, उस कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, चाहे हम लोग बात करें इन टर्म्स ऑफ रेंटल, सैलरीज, हाउसकीपिंग बिल्स, जो हम लोग एक्स्ट्रा अभी जो एक्सपेंडिचर करते हैं, तो कहाँ पे हम लोग अपनी कॉस्ट को अभी रिड्यूस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं? आप लोग का क्या व्यू है इसके ऊपर? So I think बहुत सारे सैलून अप्रोच करना चाह रहे हैं कि उनका रेंट माफ किया जाए, बट आई एम वेरी श्योर हम सब जानते हैं ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। सो अपने ओनर्स के साथ बैठ के नेगोशिएट करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको अपने कंसर्न्स रेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक इट्स ऑल रिलेशनशिप बेस्ड। तो अगर आपका रिलेशनशिप
अपने ओनर्स के साथ आपने कर रखा है, सो आई एम वेरी श्योर वो ही अंडरस्टैंड करेंगे। एज फार एज स्टाफ मैनेजमेंट की बात है, किसी भी स्टाफ को इस टाइम पे बोलना कि हम आपको सैलरी पे नहीं कर पाएंगे, या इमीडिएटली किसी स्टाफ को ये बोलना कि हम आप मत आइए कल से, इज अगेन नॉट अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर अ सैलून ओनर। तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने स्टाफ को के साथ बैठिए, उनसे बात करिए और उनको ये समझाइए कि अगर हम रोटेशनल बेसिस पे उनको बुला सकें, फॉर एग्जाम्पल हमें भी पता है अभी हम 100% ऑक्यूपेंसी के साथ सैलून में काम नहीं करें, हम अपॉइंटमेंट्स के बेसिस पे ही क्लाइंट्स को बुलाएं, तो हम उतनी 100% एफिशिएंसी शायद, मतलब इन द सेंस कि आप 100% ऑक्यूपेंसी वैसे भी नहीं रख रहे हो सैलून में, तो हर रोज आपके वो स्टाफ की जरूरत, आपको शायद कम स्टाफ की जरूरत पड़े। सो उस पे आप ये कर सकते हैं कि आप अपने स्टाफ को हर ऑल्टरनेट डे पे बुलाएं। सो उससे क्या होगा, आप एटलीस्ट 15 डेज आपका स्टाफ आपके पास रहेगा। सो उस बेसिस पे आप उन्हें पे कर सकते हैं। सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत अच्छे सोल्यूशंस है कि आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट जो रेंट है उस पे कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं, एंड आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो आपका सैलरी है उस पे आप ये चीज कैसे कर सकते हैं, बिकॉज इस टाइम पे किसी भी स्टाफ को निकालना इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो आई थिंक रोटेशनल बेसिस वुड रियली वर्क फॉर यू। आप लोगों के क्या व्यूज है इसमें? वही आपको अपने जो लैंडलॉर्ड से बात करना पड़ेगा लास्ट। एक्चुअली अगर आप चाहो तो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए उनसे बात कर सकते हैं कि वो 50% का रेंट कर दें, या एटलीस्ट 30% तो वो लेकर आए, जैसे नेगोशिएट करके कि 50 से 30% के बीच में भी अगर उनको रिलीफ मिलता है तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आगे की प्रॉब्लम को सर्वाइव करने के लिए, आगे के समय को सर्वाइव करने के लिए। तो सेकंड थिंग भी यही आएगा कि जैसे स्टाफ का जैसे बताया नेहा जी ने कि स्टाफ का आप या तो उनसे बैठ कर बात कर सकते हैं, अगर आपके पास में लिमिटेड ही स्टाफ, कि अगर आपके पास में इतना स्टाफ नहीं है कि आप उनको अल्टरनेट बुलाएं, क्योंकि अल्टरनेट बुलाएंगे तो नेक्स्ट डे आपके पास में स्टाइलिश लेंगे, तो उस टाइम उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जिससे हम आपके पास 3 चेयर हैं और आपके पास में ऑलरेडी 2 स्टाइलिश हैं, तो उस टाइम उस वक्त आपको 2 स्टाइलिश की जरूरत है ऑलरेडी, बट आपके पास में ऑलरेडी 2 है और आपको यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करना है, तो फिर कैसे करेंगे? तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आप स्टाफ को अल्टरनेट डेज ना बुला के आप उनसे बैठ के बात कीजिए कि आप उनको, या तो क्लोज जैसा मैंने आपको बताया कि तो आप 30% 40% उनसे भी बात कर सकते हैं कि आप अभी कुछ 6 मंथ के लिए हम ये जो आपका पैकेज है उसमें हम रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये सोल्यूशन ये होता है, या फिर उसको कुछ परसेंटेज पे रख लेते हैं, जितना काम अगर आपको होगा, जैसे ऑलरेडी पहले अभी भी जो स्मॉल सैलून्स में होता ही है कि वहाँ पे परसेंटेज पे रख देते हैं, अगर आपको लगता है 25% पे 30% में ही आपका क्लाइंट, आपका जो वो है स्टाफ मान जाता है कि सैलरी और इंसेंटिव सब उसी में होता है, क्योंकि ये जो है सैलरी प्लस इंसेंटिव बेस है। अब आप सैलरी भी देंगे उनको, फिर उसके ऊपर इंसेंटिव भी देंगे, पहले से और बिजनेस लिमिटेड हो जाएगा हमारा। तो उस वक्त में आप ये ऐसा कर सकते हैं कि अपने स्टाफ से बैठ के बात कीजिए, चाहे तो वो फ्लैट परसेंटेज में काम कर ले अभी 6 मंथ के लिए नेक्स्ट, या फिर सैलरी को रिड्यूस कर ले, तो ये तरीका भी अपना सकते हैं। जहाँ पर स्टाफ कम है, यहाँ पे अगर जहाँ पे 4 है हम वहाँ 2 बुला के अपना 50% कोस्ट कम कर रहे हैं, बट जहाँ पे लिमिटेड स्टाफ है वहाँ के भी ये कंडीशन में बोलता हूँ कि वो अप्लाई कर सकते हैं आप। जैसे सर ने बार्बर्स के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, मैम आप क्या बोलना चाहेंगे जो फीमेल सैलून्स होते हैं उनको कैसे करना चाहिए? तो अब कैसी सिचुएशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी स्टाफ के साथ, क्योंकि सिचुएशन स्टाफ को भी दिखेगी। हम अभी से सिचुएशन को हम पूरी तरीके से जज नहीं कर सकते कि सिचुएशन क्या होने वाली है अगले 6 महीने या अगले साल भर में। सो उसे हमें मंथली बेसिस पे सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा स्टाफ के साथ। राइट मैम, वेरी हेल्पफुल पॉइंट। और कोई पॉइंट इसमें? सो ऑब्वियसली जो सबसे मेजर कॉस्ट होती है वो होती है रेंट्स की, EMIs की। उसके साथ साथ एक और हमारी मेजर कॉस्ट होती है, वो होती है हमारे परचेस प्रोडक्ट्स। तो जैसे अब हम हर क्लाइंट अपॉइंटमेंट बेस लेंगे और हर क्लाइंट के आने के पहले हमें पता रहेगा कहीं ना कहीं कि वो क्या सर्विस लेने वाले हैं, या हम क्या सर्विस अभी दे पाएंगे। तो जब इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो आई थिंक हमें परचेस पे भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि कंपनीज अपनी तरफ से हमें स्कीम देंगी, कंपनीज हमें क्या बेनिफिट दे सकती हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं हमारे ओनर्स से बात करने की, हमारे स्टाफ से बात करने की, तो हम जिन जिन कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स को जानते हैं हमें उनसे भी बात करनी चाहिए।
कई सैलून्स ऐसे होते हैं जो स्लीप में काफी सारा स्टॉक अपने पास ले लेते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ रेसिड्यूल स्टॉक है जो अभी आपके काम नहीं आने वाला है, क्योंकि अब क्लाइंटेल का फ्लो वैसा नहीं रहेगा कि आपका बहुत सारा प्रोडक्ट एक साथ यूज हो जाए, तो आप उन कंपनीज से बात कर सकते हैं कि या तो वो आपको क्रेडिट पॉइंट्स पे या किसी तरह से वो अगर आपसे वो प्रोडक्ट वापस ले सके, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो सिर्फ सैलून ओनर्स के लिए नहीं है, वो कंपनीज के लिए भी है, वो क्लाइंट्स के लिए भी है और वो स्टाफ के लिए। तो आई थिंक सभी अपनी अपनी तरफ से अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे, तो कंपनीज से भी हमें ये बात करना जरूरी है कि क्या बेनिफिट कंपनीज हमें अपनी तरफ से दे सकती है, और लिमिटेड प्रोडक्ट परचेज करें। अगर आपके पास बल्क प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है तो कंपनी से कांटेक्ट करें और क्या मिड पॉइंट पे आप आ सकते हैं वो समझने की कोशिश करें। राइट, सो वेरी हेल्पफुल। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग सब नोट डाउन कर रहे होंगे। अप्लाई ऑल ऑफ दीज या सम ऑफ दीज जो आपको लगता है जो इम्प्लीमेंटेबल है इसमें से आपके लिए। एंड हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज स्टाफ मैनेजमेंट। हम लोगों ने बात करी कि हमको अल्टरनेटिव डे में स्टाफ बुलाना चाहिए, हम लोग उसका सिलेक्शन किस बेसिस पे करेंगे, हम लोग उसकी ट्रेनिंग जो है हम लोग अभी प्री लॉकडाउन क्या उनको ट्रेनिंग्स के हम लोग दे सकते हैं ऑनलाइन, या हम लोग पोस्ट लॉकडाउन उनको कैसे हमको ट्रेन करना पड़ेगा। सो स्टाफ मैनेजमेंट के ऊपर मैं चाहूंगा हम लोग सब आप लोग सब अपना व्यूज दें। चिराग, जैसे अभी सबने कहा कि हम या तो स्टाफ को ऑल्टरनेट बुला सकते हैं या उन्हें शिफ्ट बेसिस पे बुला सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे 2 सॉल्यूशन है। इसके साथ साथ जैसे हम जिन सिटीज में रह रहे हैं वहाँ पे कुछ जोन्स अफेक्टेड हो सकते हैं लॉकडाउन खुलने के बाद, तो अगर आपका कोई स्टाफ उन अफेक्टेड एरियाज में रह रहा हो तो आई वुड सजेस्ट आप उसको उतनी लिबर्टी दें कि वो ना आए तो भी आप कंफर्टेबल रहें, या आप उसे सजेस्ट करें कि आपकी जॉब पे अफेक्ट नहीं आएगा बट आप आना अवॉइड करिए। सेम गोज फॉर अगर किसी स्टाफ की तबीयत खराब है, if they are suffering from any kind of cough and cold, सर्दी खांसी है, तो भी हमें उन्हें आना अलाउ नहीं करना चाहिए, उनका आना हमें अवॉइड करना जरूरी है, क्योंकि हाइजीन इज ऑल्सो मोस्ट प्रायोरिटी। तो रेगुलेट करने के साथ साथ हमें कई जगह स्टाफ को चेक भी रखना पड़ेगा कि वो अपनी हाइजीन, वो अपनी हेल्थ पे कितना ध्यान दे रहे हैं, किस एरिया में उनका घर है वो अफेक्टेड एरिया है या नहीं। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है सिलेक्ट करने के लिए कि आप कौन से स्टाफ को अभी अभी बुलाना चाह रहे हैं। वेरी हेल्पफुल। और कोई पॉइंट? मैं बस इतना कह रही थी जो परिधि ने कहा उस पर सिर्फ एक पॉइंट ऐड करने के लिए, दैट स्टाफ सिलेक्शन में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे अपने डे 1 पे आप अपने सारे स्टाफ से मिल रहे हैं, ऑफ कोर्स उनकी ट्रेनिंग तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में कुछ छोटे प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिसमें से पहला एक टेम्पर्ड गन जो हम बोल रहे हैं कब से कि हमें टेम्परेचर लेना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जहां तक हम सिम्टम्स देख रहे हैं कुछ सिम्टम्स एक्चुअली हमें समझ ही नहीं आ रहे, एंड लोगों को 14-15 दिनों के बाद पता चलता है कि देयर इज सम सिम्टम्स ऑफ कोविड और समथिंग लाइक दैट। तो आई थिंक वो टेम्परेचर लेना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मैंने मेंशन किया था पहले भी, एक क्वेश्चनएयर भरवाएं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज देखना कि उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, या उनके फैमिली में से कोई बाहर नहीं गया है, वो कहीं बाहर नहीं गए हैं, या किसी कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट के आसपास तो वो नहीं रहे हैं, या फिर कोई सोशल गैदरिंग तो उन्होंने अटेंड नहीं करी है जहाँ पे 20 से 25 लोग थे। ये चीजों अगर आप उनसे पूछते हैं वो आपको उसका कंफर्मेशन देते हैं, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स कि आपको अपने स्टाफ के बारे में ये चीजें पता हो, क्योंकि अगर हम उनसे फोन पे पूछ रहे हैं आपको कफ है, कोल्ड है, यू नेवर नो कि वो किस तरीके से आपको बताएंगे, सही बता रहे हैं क्या, वो खुद भी कंफ्यूज है कि आप उनसे क्या पूछने की कोशिश कर रहे हो। तो आई थिंक डे 1 पे उनको बुला के ये क्वेश्चनएयर फिल कराना, उनसे टेम्परेचर पूछना इज सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आपको हेल्प करेगा कि आप स्टाफ अपना इन द फ्यूचर के लिए और इन द कमिंग डेज के लिए आपको किसको बुलाना है, कैसे बुलाना है। जमीर सर, आप कुछ बोल रहे थे? मैं भी बस यही बोलना चाह रहा था कि स्टाफ मैनेज करने के लिए सब चीजें वो अपने को पहले से सब ध्यान देना है। बड़ी स्टाफ जो हमारी टीम है अभी से ही उनको एजुकेट करना जरूरी है कि किस तरह से आफ्टर लॉकडाउन आपको सर्विस प्रोवाइड करना है क्लाइंट को, क्योंकि ये अभी भी
कुछ लोग मस्ती में कर रहे हैं, कुछ लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, हमको एग्जैक्टली नहीं पता है। कुछ लोग बोले पीपी किट वेयर करके कैसे काम करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो मेजरली जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज है, जो अभी गाइडलाइंस है, कुछ नॉर्म्स निकाले हैं कि आप सैलून करते वक्त आपको किस चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। अभी हर कोई जो बार्बर सैलून्स हैं, जो मीडियम साइज सैलून है, वो लोग पीपी किट कैसे अफोर्ड कर पाएंगे एक स्टाफ के लिए? जिनके पास अगर 5 स्टाफ है तो 5 स्टाफ कम से कम एक चीपर सी भी जो आ रही है पीपी किट, वो भी 700 रुपए तक की पड़ती है, 600-700 रुपए की आएगी। वो कैसे वो अफोर्ड करेंगे उस कोस्ट को? तो उसके लिए क्या है, अभी आप कुछ फेस शील्ड करके आ गया है, जो जिसमें से फेस पूरा कवर हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली जब हम क्लाइंट को ग्लव्स तो आपको वेयर करना है आपको, बट फुल बॉडी को कवर करने से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमको नहीं फुल बॉडी को कवर करना। जो पीपी किट वहां पे यूज आती है जहाँ पे सामने वाला पर्सन इन्फेक्टिव है, जहाँ पे वो वायरस इन्फेक्टिव है, उसके पास जाने के लिए आपको पीपी किट वेयर करना पड़ता है। सो जो लोग वो नहीं कर सकते, आई थिंक 50-60 रुपीज की एक शील्ड आती है जो आपके इसको कवर कर सकते हैं। मास्क आपके फेस पे रहेगा ही, आपको वायरस आपके डायरेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद में आपने मास्क वेयर किया हुआ है, तो एक स्मॉल सैलून वाले भी उस चीज को करके आपका आगे बढ़ सकते हैं, जो कि हर एक स्टाफ के लिए जरूरी है। हर एक स्टाफ को वेयर कराना जरूरी है। आप सोच रहे हो कि आप दो स्टाफ को खा दे, तीसरा स्टाफ आपका ऐसा बैठा, या हाउस कीपिंग वाला आपका स्टाफ ऐसे ही घूम रहा है, आप चाहते हो कि स्टाइलिश के लिए आपने इंतजाम कर दिया, बट आपके हाउस कीपिंग के लिए नहीं है, तो वो भी आपको नुकसान कर सकता है, क्योंकि वहां से भी वायरस आप तक पहुंच सकता है। तो वो आपको ध्यान देना है। स्टाफ का वेटिंग एरिया से लेकर ध्यान देना है कि आफ्टर वर्किंग जबकि पास में क्लाइंट नहीं है, उसके बाद में जो हम स्टाफ एक साथ बैठते थे, वो आपको ध्यान देना है कि वहां पर आपको किस तरह से उनको सेटिंग बनाना है कि 2 स्टाफ कहाँ बैठेगा और 1 स्टाफ कहाँ बैठेगा। तो वो मैक्सिमम आपको ध्यान देना पड़ेगा। और शिफ्टिंग का जैसे हमने किया ही है अभी कि आप क्लाइंट को स्टाफ को रिड्यूस ना करते हुए शिफ्ट में काम करा सकते हो, क्योंकि अभी इतना रेस्ट हो गया है लोगों का, स्टाफ का, सबका, तो सबके पास में टाइम फुल है। तो अभी सब लोग मतलब एकदम नॉर्मल लाइफ नहीं होने वाली है। नेक्स्ट 6 मंथ तक तो हमको एटलीस्ट यही चीजों को फॉलो करना है कि हम अपना वर्किंग आवर्स बढ़ाएं, स्टाफ को शिफ्ट में काम कराएं। पहले से भी हमारी प्लानिंग चलती है, हम जब एक्स्ट्रा क्लाइंट करने के लिए हम बात करते थे कि हमको एक्स्ट्रा क्लाइंट करना है, हमारे वर्किंग आवर्स ज्यादा, तो यही आता था मन कि हम सैलून के टाइमिंग बढ़ाएं। तो आज यहाँ पे जरूरत हो गई है कि हमको जरूरी हो गया कि आपको सारे क्लाइंट को अटेंड करना है, तो आपको अपने वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, स्टाफ को शिफ्ट में काम कराना पड़ेगा। तो इस तरह से आप स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं। आई थिंक बहुत वैलिड पॉइंट बोला है सर ने, और मुझे लगता है कि स्टाफ की ट्रेनिंग्स जो हैं वो अभी से ही स्टार्ट काफी लोगों ने कर दी है, और जिन्होंने नहीं करी उन तक ये मैं मैसेज देना चाहूंगा, आप लोग जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। और कुछ ऐसे स्टेप्स बन जाने चाहिए जो उनको आई फील आप लोग सजेस्ट करिए, बिकॉज आप लोग रेगुलर इंटरेक्ट करते हैं, डेली अपने टीम के साथ रहते हैं। क्या उसको फॉलो करने के बाद में उसको रिव्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, मॉनिटरिंग कैसे कर पाएंगे कि वो फॉलो कर भी रहा है कि नहीं कर पा रहा है? बिकॉज आप लोग फ्लोर पे हैं या आप अपने ऑफिसेज में हैं, आप कैसे देखेंगे कि रिसेप्शन डेस्क से लेके वो चीज फॉलो हुई है कि नहीं हुई है? चिराग, इसमें जो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं अगर, तो ट्रेनिंग जो हमारे स्टाफ की है वो कुछ अलग अलग लेवल्स पे होनी चाहिए। जब सैलून में स्टाफ एंटर करता है तब उन्हें किस तरह से अपना एरिया रेडी करना है, या हाइजीनिकली कैसे उन्हें खुद को प्रिपेयर करना है किसी भी सर्विस के पहले, या सैलून में एंटर होने के बाद कुछ रूटीन होता है सबका, तो उस वक्त किन चीजों का उन्हें हाइजीनिकली ध्यान देना है, इस चीज की एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। दूसरा, जब सैलून में क्लाइंट एंटर होता है तो उन्हें क्लाइंट को क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी है, क्लाइंट को क्या क्या चीजें मैंडेटरीली बोलनी ही है, चाहे वो क्लाइंट आपका दूसरी या तीसरी बार ही क्यों ना आ रहा हो, पर कुछ सेट चीजें जो उनको क्लाइंट को हर बार बोलनी है कि मैम आप सैनिटाइजर यूज करिए गेट ओपन करने के पहले, या आप कॉल करके आइए, अपॉइंटमेंट लेकर आइए, या आपकी एक किट है इससे आप यूज करिए। तो ये ट्रेनिंग सारे स्टाफ को बहुत क्लियर होनी चाहिए कि एक क्लाइंट के एंटर होते ही उनको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। देन हम आते हैं सर्विस पे कि एक सर्विस होते वक्त क्या क्या रूल्स फॉलो होने चाहिए। सो इस तरीके से अगर हम स्टाफ को ट्रेन करेंगे तो
हर जगह से हम उसको चेक रख सकते हैं कि हर तरफ से हाइजीन मेंटेन हो रहा है। एंड इस पे चेक कैसे रखा जाए, तो आई थिंक पहली चीज तो ये है कि इस वक्त हाइजीन के कारण लोग इतने अवेयर हैं कि आपका क्लाइंट ही इस चीज का ध्यान रखेगा कि आपका स्टाफ हाइजीनिकली क्या क्या चीजें कर रहा है और क्या क्या नहीं कर पा रहा है। सो जितना आप अपने स्टाफ को अवेयर रखोगे, जैसे हमने अभी बात करी कि आप अभी से उनकी ट्रेनिंग अगर स्टार्ट करते हो तो इसकी सीरियसनेस स्टाफ भी समझेगा। एंड आई थिंक जितना अवेयर रहेंगे वो उतना हमें पर्सनली वहाँ प्रेजेंट रह के चेक रखने की जरूरत कम पड़ेगी। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टाफ को सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि ये हाइजीन हम सिर्फ क्लाइंट के लिए नहीं, आपकी सेफ्टी, हमारी सेफ्टी, फिर क्लाइंट की सेफ्टी, सबके लिए है इम्पोर्टेंट। स्टाफ को बहुत जरूरी है समझाना कि सबसे पहले आपकी सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइजीन इम्पोर्टेंस तो आपको बतानी ही पड़ेगी, उनको स्टडी कराना पड़ेगा। आप सारे स्टाफ को एक साथ बैठा के कर सकते हो, और कुछ जैसे रिसेप्शनिस्ट होती हैं उनको रिसेप्शन एरिया आप कर सकते हो। और अभी जिस तरह से अभी बोल रहे हैं कि अभी हम घर पर बैठे हुए हैं, अभी से हम उनको ट्रेन करना शुरू करेंगे, तो सब लोगों को कुछ आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन दे सकते हो सारे स्टाफ को, और उनको आप एक वीडियो बनाने का बोलो कि आप एक वीडियो बना के उसको फॉरवर्ड कीजिए। आप सबके पास भी स्मार्टफोन है, सबके पास भी इंटरनेट है, तो इस तरह से भी आप ट्रेन कर सकते हो स्टाफ को अभी उस टाइम के लिए कि आपको एक सारा सेफ्टी मैनर्स का जो भी है वो एक वीडियो बनाकर मुझे फॉरवर्ड करो, जिससे कि मैं जान सकूं कि आपको पूरा नॉलेज है कि नहीं। तो उससे क्या होगा, एक हेजिटेशन उसके मन से भी निकलेगा, उसका एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डेवलप होगा स्टाफ का भी कि वो ये सब चीजें कर सकता है। क्योंकि एक बार सुनने में और बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। आपने बोला, मैंने सुन लिया, बट मैं जब उसको लेकर आता हूँ अपने रूटीन में तो मैं कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिस कर देता हूँ। इसलिए मिस ना करें, उसके लिए आप अपना वीडियो अपना बार बना सकता है। जब तक उसका वीडियो परफेक्ट ना हो तब तक वो पास नहीं होगा। तो इसलिए जो लोग पास होंगे वही लोग सैलून में एंटर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब कि एक शौक से या खौफ से इंसान कुछ ना कुछ सीखेगा। या तो उसको शौक होना चाहिए कि मैं ये सब चीजों को फॉलो कर सकता हूँ, और एक खौफ होना चाहिए मुझे करना ही है, मुझे करना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं मेरी जान से भी जाऊंगा और जॉब से भी जाऊंगा। तो इस तरह का मन में आपके जो भी सैलून मैनेजर हैं, ऑनर हैं, उनको सबको आपको वही बताना पड़ेगा। उनसे पूरा फीडबैक, अभी हमारे पास बहुत वक्त है, अभी हम हर एक चीज को प्लान कर सकते हैं सही से। आज हमारे पास में वक्त है। जब हम सैलून ओपन करेंगे ना तो हमको वो चीजें फेस करनी है, तब हमको वो चीजों पर फोकस करना है। एटलीस्ट प्री प्लानिंग जो हम सैलून सेटअप लेकर जब हम बैठे तो हमारे पास भी ये नहीं होना चाहिए कि हम उनको सेटअप करने में ही तकलीफ आए। सेटअप करने के लिए तो आपको एक दिन में आपका सेटअप हो जाना चाहिए। पता चल रहा है कि आपको वहां जाने के बाद एक हफ्ता हो गया और आपका सैलून ही सेटअप नहीं हो पा रहा है, तो आप क्लाइंट कब करोगे? क्योंकि क्लाइंट के कॉल्स आपके पास में आएंगे कि किस तरह से आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, किस तरह से आप सेफ्टी मेजर आप कर रहे हो। तो उसके लिए आप एक छोटा सा वीडियो बना सकते हो अपने क्लाइंट को अटेंड करने के लिए कि हम स्टाफ जो सैलून में जब क्लाइंट एंट्री कर रहा है या स्टाफ एंट्री कर रहा है, काउंटर पे जा रहा है तो कैसे कर रहा है, वर्किंग स्टाइल में। अभी देख लो कुछ ग्रीन और ऑरेंज जोन में सैलून खुल गए हैं, तो वहां पर वो क्या कर रहे हैं, वहां पे वो लोग किट पहनकर क्लाइंट को अटेंड करके फोटो निकालकर अपने वेबसाइट पे, अपने पेज पे वो पोस्ट कर रहे हैं, जिससे कि क्लाइंट अवेयर हो कि हम आपके लिए इतना सेफ एंड साइट चल रहे हैं। तो वो सब चीजों को बताने के लिए भी आप एक कोई छोटा सा वीडियो अपने पेज पर अपने क्लाइंट को आपको पोस्ट करना पड़ेगा कि ये हम चीजें फॉलो कर रहे हैं। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्हीं सब डिस्कशन में से निकल के आई है, वो है हमारे हाइजीन की। हम एक्स्ट्रा हाइजीन की बात कर रहे हैं, डिस्पोजेबल वेयर की बात कर रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट तो हम लोगों ने रिड्यूस कर ली। एक जो हमारी कॉस्ट बढ़ने वाली है, जो हमारी रेगुलर ऑपरेशनल कॉस्ट में फर्क आने वाला है, उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे कॉस्ट एडिशन हम लोग कर सकते हैं। क्या कोई सरचार्ज लगना चाहिए हर सर्विस के ऊपर, या डिस्पोजेबल वेयर जो हमारी कॉस्ट एक अलग से हमारा खर्चा चालू हो जाएगा। हाइजीन तो हमारा प्रोटोकॉल शुरू से ही था सैलून ओपन करते टाइम से ही, बट अभी एक एक्स्ट्रा हाइजीन, एक एक्स्ट्रा केयर का टाइम आ गया है। तो हम लोग इसके चार्जेस कैसे बेयर करेंगे, कैसे अपनी ऑपरेशन कॉस्ट में लेके आएंगे, हम क्लाइंट से लेंगे, तो इस पे आप लोगों के क्या व्यूज हैं? तो उसके लिए क्या बेसिक सर्विसेज जो होती है हमारी, हेयर कट्स होती हैं, या हम वैक्सिंग या करते वक्त हम जो बेयर करेंगे डिस्पोजेबल,
तो उसमें कहीं ना कहीं वो कॉस्ट हम बेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिमिटेड हमारे जो चार्ज होते हैं हेयर कट के भी, तो उसमें हमारी जो कॉस्ट है एक्स्ट्रा, जो हमारी 10-15% या 20% जो कॉस्ट बढ़ रही है, उस कॉस्ट को हमको क्लाइंट को एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ में या एक परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम क्लाइंट से चार्ज कर सकते हैं कि इनिशियली हम वी आर चार्जिंग 5% एक्स्ट्रा एंड 10% एक्स्ट्रा फॉर ये एक्स्ट्रा हाइजीन। तो वो आप कहीं ना कहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास में सर्विस हो रही है 5,000 6,000 का, अगर एक क्लाइंट आपके पास जा रहा है तो वो कॉस्ट भी सेम ही है जो आपके हेयर कट में कॉस्ट आ रही है, वही सेम कॉस्ट आपने अपने 5,000 क्लाइंट के साथ करी, तो वही कहीं ना कहीं वो एक अंडरस्टैंड आप कर सकते हो क्लाइंट के साथ में कि वो आप इंक्लूड कर सकते हो। नहीं तो आप उसको एक्स्ट्रा चार्ज भी फिक्स एक परसेंटेज में आप उसको क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो इस सरचार्ज के अकॉर्डिंग। और वो कहीं ना कहीं दिखाने की बात आती है तो वो क्लाइंट को आपको ओरली ही बताना पड़ेगा कि हम ये किस पर्पस के लिए चार्ज कर रहे हैं। अब क्लाइंट पता है क्लाइंट को ये एक्स्ट्रा कॉस्ट हो रही है, बट वो लोग पे करने के लिए भी रेडी है नहीं, ये आपको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि 10 क्लाइंट में से एक आध क्लाइंट भी अगर आपके पास में आ गया तो आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस टाइम आप बेयर नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, ये आपको बताना पड़ेगा क्लाइंट को, ये ऑरली आपको बताना पड़ेगा। कुछ क्लाइंट आएंगे आपको डिसअपॉइंट करके जाएंगे दिन में, एक क्लाइंट भी अगर आ जाए तो दिन भर आपके माइंड में ये चलता रहेगा कि नेक्स्ट क्लाइंट से वो सरचार्ज लूं या नहीं लूं, कहीं वो मुझे सुना के तो नहीं चला जाए। तो ये आपको कॉन्फिडेंसली बोलना है कि ये नहीं, आपको मैडम चार्ज करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये हम एक्स्ट्रा कॉस्ट कर रहे हैं। तो कहीं पे आपको लगता है कि नहीं हम परसेंटेज से क्लाइंट को ज्यादा फर्क पड़ रहा है तो एक फिक्स अमाउंट के साथ कर सकते हो। एक्चुअली कॉस्ट तो 20% आ रही है, बट वी आर चार्जिंग 10% क्लाइंट और 10% हम बेयर कर रहे हैं। किस उस तरह से भी क्लाइंट को विश्वास दिलाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा 5% की जैसे हमने बात करी थी लास्ट मीटिंग में कि हम 5% एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। अगर हमने 500 रुपीज का हेयर कट चार्ज किया और 5% हमने एक्स्ट्रा लिया तो कितना 50 रुपीज आया एक्स्ट्रा। क्यों 50 रुपीज आया? 25। अब आप बताइए मुझे 25 में आप किट प्रोवाइड कर रहे हो क्या? आपने जो किट बनाई है हेयर कट की वो आप 25 में प्रोवाइड करोगे क्या? सर वो तो स्कैन होके अलग से बिल होगी किट। 25 रुपीज इज फॉर एक्स्ट्रा हाइजीन। नहीं, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। वो क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि वो कॉस्ट किस तरह से निकालनी है आपको। 10% में भी कॉस्ट नहीं निकल पा रही है आपके हिसाब से, तो 65 रुपीज या 75 की आपने बनाई पेजी की अगर हम बात करें तो और वो कॉस्ट है जो क्लाइंट को खर्च करनी है। जो एक्स्ट्रा हाइजीन हम जो डोर स्टेप से लेके वर्किंग स्टाइल वर्किंग एरिया तक अपन जो मेंटेन कर रहे हैं उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो तो हम डेली रूटीन में ऐड कर लिया हमने। बट जो एक्चुअली एक पर्टिकुलर क्लाइंट के ऊपर जो हमारा चार्ज हो रहा है, जो हमको पर्टिकुलर क्लाइंट के ऊपर एक्सपेंस कर रहे हैं, एक मास्क का चार्ज, एक सूट का चार्ज, एक चेयर कवर का चार्ज, एक एप्रॉन का चार्ज जो हम बेयर कर रहे हैं, टावल जो हम डिस्पोजेबल टावल हम यूज करेंगे वो सब का बेयर कर रहे हैं, वो तो क्लाइंट के कोर्स हम ले ही पाएंगे पूरा। तो कहीं ना आपको लगता है कि वो आपके अकॉर्डिंग है। अगर आप बोलोगे क्लाइंट 10% एक्स्ट्रा, अगर आपका क्लाइंट पेइंग कैपेसिटी है कि 10% एक्स्ट्रा देने में भी आपके क्लाइंट डिस्टर्ब नहीं होंगे तो यू कैन चार्ज 10% एक्स्ट्रा, यू कैन चार्ज 18% जीएसटी कर दीजिए। कहीं ना कहीं अभी होता ना कि हम जीएसटी एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं तो 18% एक्स्ट्रा पे कर दीजिए। तो इस तरह से हम उनको सरचार्ज के थ्रू ले सकते हैं। राइट। हाँ जी अनुज मैम आपके क्या मेरा सोचना इस जगह ऐसा है कि एक्चुअली ये तो इतना जरूरी पॉइंट है। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सरचार्ज जो टर्मिनोलॉजी है वो हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब मैं इस पे काफी दिनों से सोच रही हूँ, जब हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी तब से मैं इस पे विचार कर रही थी। और मेरा सोचना ये है कि जब हमारा क्लाइंट अपॉइंटमेंट, क्योंकि हम अपॉइंटमेंट के बिना तो क्लाइंट लेंगे नहीं, तो हमारा एक सबसे मेजर पार्ट होगा काउंसलिंग। यदि हम इसकी काउंसलिंग क्लाइंट के साथ फोन पर करेंगे, हम उसको वो किट व्हाट्सएप करेंगे और हम उसे बताएंगे कि इसका हम एक्स्ट्रा प्राइस आपसे लेने वाले हैं, सो काउंसलिंग बहुत काम करेगी, क्योंकि क्लाइंट इस समय अपनी सिक्योरिटी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और वो इजीली और खुशी खुशी, और वो लोग शायद बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे पे करने के लिए, क्योंकि वो सिक्योर है। वेरी ट्रू मैम, बहुत सही पॉइंट है। बिकॉज हम लोग अभी करी अपॉइंटमेंट बेसिस पे रहे हैं तो हम लोग ये चीज काउंसलिंग वाले पार्ट में कवर कर सकते हैं। हमको लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत वहां होती है जहाँ पे आपके पास वॉक इन हो, फुटफॉल हो। एंड क्लाइंट जब एंटर कर गया उसके बाद हम उसे ये सब चार्जेस बताएंगे तो शायद वो डिसअपॉइंटेड होगा, लेकिन हम उसे पहले ही काउंसलिंग कर देंगे तो उसका डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होगा। वेरी ट्रू। कुछ क्लाइंट होते हैं कि आपकी बात होने के बाद में भी वो लोग आपके सैलून में इस तरह की बात करते हैं
कुछ लोग होते हैं वो करेंगे, वो तो होगा। अभी तो ये है, पहले भी ऐसा होता ही है कई बार कि नहीं आप कैसे चार्ज कर रहे हो, बट मेंटली प्रिपेयर भी हो जाएंगे, वो तो करेंगे, वो तो बट आई थिंक एक चीज है कि आप इस तरह से मेंशन करेंगे, आप अपने वो बिल बताइए, वो बताइए, इस तरह के कुछ करते हैं। एक मतलब 10 में से 1% भी अगर कर गया तो वो डिस्टर्ब कर जाता है। तो वही हमको अवेयर करना जरूरी है। तो अगर आप वहाँ पे काउंटर पे बोल भी देते हो इस आते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, समझे। एंड आई थिंक चिराग ने बहुत ही अच्छी एक चीज करी है, क्योंकि जो छोटे सैलून्स है या बार्बर सैलून्स है